हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। अपन मानस रोग विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। आपके लास्ट क्लास है ये इसकी, आपकी मानस रोग की। इसके बाद में आपका ये जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आपका जो सेकंड ईयर का जो पूरा सिलेबस है वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसका जो पेपर है मैं आज शाम को ग्रुप पर डाल दूँगा। ठीक है, और आप लोग टाइम निकाल कर ये क्लास लीजिए। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है। ठीक है, 45 मिनट या 1 घंटे की लगभग क्लास होती है। और मैंने जो वादा किया था कि मैं आपको समय पर पूरा कोर्स करवा दूंगा, तो वो मेरा वादा आज मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा पूरा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो समझने में तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा आपकी जानकारी में हो जिसकी नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम लगने वाली है तो आप उसको हमारे धन्वंतरी क्लासेज में सजेस्ट कर सकते हैं। आपकी इच्छा है ये। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि करना ही है। अगर आपके कोई ध्यान में हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपना लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर अपना चल रहा है। कल हमने लगभग आदि डिजीज़ के बारे में बात कर ली थी। इसमें आज हमें बात करनी है पेज नंबर 185, भय युक्त विकार, उद्वेग विकार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डर वगैरह लगता है ना, किसी चीज़ से फोबिया हो जाता है। ठीक है, तो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, फोबिया यानी किसी चीज़ का डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो लिखा है जब व्यक्ति किसी वस्तु से अतार्किक यानी बिना तार्किक यानी बिना लॉजिक के, कोई लॉजिक ही नहीं है। तार्किक का मतलब होता है लॉजिक और अतार्किक का मतलब होता है बिना लॉजिक के। ठीक है, तो बिना अतार्किक और बेवजह प्रकार से डरता है तो उसे भयमुक्त उद्वेग कहते हैं। ठीक है, उद्वेग का मतलब होता है एंजाइटी। ठीक है, इसके अलावा हमने इससे पहले भी एक उद्वेग पढ़ा है, एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, उसमें क्या है कि एक डर रहती है, एक चिंता हो जाती है व्यक्ति को, किसी भी कार्य के लिए एक चिंता हो जाती है। तो चिंता की वजह से जो भाव शरीर में आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करी थी। अब हम देखेंगे भययुक्त उद्वेग। ठीक है, तो यह एक प्रकार का न्यूरोटिक विकार का भेद है। इसे आधुनिक शास्त्र में फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अगले पेज पर आ जाओ। इसके कारण दे रखे हैं। ठीक है, तो जैविक कारणों में आनुवंशिकता है कि अगर जैसे माता पिता अगर किसी चीज़ से डरते थे तो हो सकता है कि बच्चा भी उस चीज़ से डरे। ठीक है, व्यक्तिगत संबंधी कारण। ठीक है, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी संबंधी अगर कोई कारण है तो जैसे मैंने आपको कल बताया था सत्व के बारे में। ठीक है, जिनका मन मजबूत होता है, ठीक है, जिनका मन ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, तो वो कैसे हैं, प्रवर सत्व कहलाते हैं। ठीक है, उनका सत्व यानी उनका मन कैसा होता है, प्रवर होता है, मतलब उनका मन बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और जिनका मन मजबूत नहीं होता है, ठीक है, जो मन से मजबूत नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे कहलाते हैं, अवर सत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनका मन मजबूत होता है ना, ठीक है, उनमें इस तरह की व्याधियाँ की संभावना कम रहती है। लेकिन अवर सत्व जिनके अंदर होता है यानी जिनका मन बहुत कम मजबूत होता है, ठीक है, यानी मजबूत नहीं होता है, तो उनमें इस व्याधि से ग्रसित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो जैविक कारणों में आनुवंशिकता और व्यक्तित्व संबंधी कारण दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन मनोवैज्ञानिक कारण। तो मनोवैज्ञानिक कारणों में एक तो है बचपन की आदतें, ठीक है, और दूसरा है सीखने की गलत आदतें। ठीक है, तो बचपन की कुछ आदतें जैसे बाल्यावस्था में यदि शिशु डर से ग्रस्त है तो वह अंगूठा चूसता है, नाखून काटता है आदि आदतों से ग्रसित रहता है। ठीक है, ठीक है, तो उसे भययुक्त उद्वेग विकार होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, मतलब बचपन में क्या होता है, जो बच्चे अंगूठा वगैरह चूसते हैं, ठीक है, नाखून वगैरह काटते हैं ना, ठीक है, तो उनमें इस तरह की संभावना ज़्यादा होती है कि वो भययुक्त उद्वेग से ग्रसित हो जाएं। ठीक है, सीखने की गलत आदत। ठीक है, बचपन में क्या करते हैं माता पिता, बच्चों को जैसे खाना पीना नहीं खा रहा होता है या सो नहीं रहा होता है तो डरावनी कहानियाँ वगैरह उनको सुनाकर बच्चे को डराकर सुलाने की कोशिश करते हैं या डराकर बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बचपन में क्या होता है, बच्चे के दिमाग में वो डर बैठ जाता है। ठीक है, तो लिखा है बाल्यावस्था में माता पिता के द्वारा सिखाए गए संस्कार या आदतों का प्रभाव युवावस्था
में भी मनुष्य में पड़ता है। यदि बाल्यावस्था में उसे डरवाया जाता है, विभत्स एवं डरावनी कहानियाँ, भूत प्रेत के बारे में कहानियाँ सुनाई जाती तो उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है और जीवन में वो डरपोक बन जाता है, उसके दिमाग में वो सेट हो जाता है, ठीक है, कि भूत प्रेत होते हैं, सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है। चलो, एक है वातावरणीय कारक। तो मनुष्य के घर या आसपास के वातावरण जैसा रहता है उसी के आधार पर भययुक्त उद्विकार होते हैं। यदि वह अच्छे वातावरण में रहता है, ठीक है, यदि वह स्वच्छ वातावरण में नहीं रहकर गंदे वातावरण में रहता है, ठीक है, तो भय लगने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। यदि वहाँ ध्वनि है, ध्वनि प्रदूषण है तथा घर का वातावरण तनावपूर्ण है तो उसे भययुक्त उद्वेग विकार होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं और उन घरों में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, तो उनके दिमाग में भी इस तरह का डर बैठ जाता है, ठीक है। चलो, इसमें चिकित्सकीय क्या लक्षण आते हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यह विकार सामान्यतः पुरुष और स्त्री दोनों में ही मिलता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति बचपन में होती है क्योंकि बचपन में बच्चा नासमझ होता है, तो जैसा बच्चे को समझाते हैं वैसा ही, जैसा संस्कार देते हैं वैसा ही बच्चा व्यवहार करने लगता है, ठीक है। अच्छा, अगला दे रखा है, इस रोग में डर की उत्पत्ति परिस्थिति के अनुरूप नहीं होती, इसकी उत्पत्ति अचानक होती है। इसमें पसीना आएगा, ठीक है, और श्वसन दर बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है, जोर जोर से सांस लेगा व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ प्रकार दे रखे हैं, बहिर्वित्तीय डर, सामाजिक डर और विशिष्ट डर, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार है, तो अपन देख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो बहिर्वित्तीय डर में, इस प्रकार के डर में जहाँ किसी भी व्यक्ति से सहायता नहीं मिलती उस स्थान पर, यानी सुनसान जगह पर जाने से व्यक्ति डरता है, ठीक है, यानी अकेले जाने से डरता है, ठीक है। तो ये है अपना कौन सा है, बहिर्वित्तीय डर, ठीक है। तो अकेला सुनसान जगह जो है वहाँ पर जाने से व्यक्ति डरता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, भीड़ भाड़ का स्थान, ठीक है। तो ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो अकेले में हो रहा है ना, ठीक है, सुनसान जगह पर हो रहा है, तो भीड़ भाड़ में तो सब लोग होंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल शायद यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान मत रखना। सामाजिक डर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कोई प्रोग्राम है तो किसी व्यक्ति को बुला लिया स्टेज पे कि भैया आप समाज के लिए कुछ अच्छी बातें बोलिए, तो व्यक्ति डर जाता है, ठीक है। तो डर से वो बोल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक सामाजिक डर। एक हो गया विशिष्ट डर। विशिष्ट डर में होता है अगर किसी वस्तु से वो डर रहा है, किसी कीड़े से, किसी जानवर से उसके दिमाग में डर सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, किसी अनजान व्यक्ति से वो डर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये है भययुक्त उद्वेग विकार, ठीक है। चलो, इनकी चिकित्सा व्यवस्था कैसे करेंगे, तो इनमें क्या करेंगे अपन, सपोर्टिंग थेरेपी देंगे, ठीक है। सपोर्टिंग थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का सहारा इनमें लेना चाहिए, ठीक है। यानी मनोचिकित्सा में क्या करते हैं हम कि रोगी को भय उत्पन्न करने वाले कारणों से हटाकर उसके व्यवहार को समझाकर उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसको सपोर्टिंग थेरेपी देनी चाहिए, यानी उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो किसी चीज़ से डर रहा है तो उसको समझाना चाहिए, ठीक है, उसको समझाना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी में उसके व्यवहार को परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, औषधियों में जैसे क्लोनाजीपाम है, लोराजीपाम है, डाइजीपाम है, ये सारे नींद की हैं, ठीक है। ये मन को शांत करने वाली दवाइयाँ होती है, एलोपैथिक दवाइयों के नाम है, ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा में आप दो तीन याद रख लेना, अश्वगंधा चूर्ण याद रख लेना, काफ़ी है, ठीक है। शतावरी चूर्ण ध्यान रख लेना, ठीक है, बहुत है, ठीक है। इसके अलावा मेद और वात सामक द्रव्यों को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, परिचर्या में कैसे करेंगे, तो परिचर्या वही है, जितने भी मानसिक रोगी होते हैं उनसे मधुर वाणी से मधुर संबंध रखना चाहिए, ठीक है। यानी उनसे प्यार प्रेम से बात करनी चाहिए मानसिक रोगियों से, ठीक है। अच्छा, परिचारक का रोगी से अगर अच्छे संबंध होंगे तो अपनी भय उत्पन्न करने वाली बातों को वो परिचारक को अच्छी प्रकार से बता पाएगा, ठीक है। अच्छा, और परिचारक की एक कर्तव्य बनता है कि वह रोगी को वास्तविक स्थिति के बारे में बताए जिससे वह भय मुक्त हो सके, ठीक है। चलो, अगला दे रखा है कि रोगी को सांत्वना देनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा रोगी की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और उसकी भय उत्पन्न करने वाली जो व्यथा है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं अपन विचार एवं क्रमबद्धता विकार, ठीक है।
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आता है इसमें अवांछित विकार, ठीक है, क्या आता है इसमें अवांछित विकार आता है, और उसके बाद में उसको डर लगता है, डर, ठीक है। सबसे पहले तो उसके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें आएंगी, अवांछित विचार आएंगे, फिर उसको डर लगता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आप कहीं घर से बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आपने घर का लॉक लगा दिया है, घर की लाइट वगैरह सारी बंद कर दी है, गैस वगैरह सारी आपने घर के खिड़की दरवाजे वगैरह सारे आप बंद करके आए हो, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही घर से निकले हो, आपके दिमाग में अवांछित विकार आ गया, ठीक है, अवांछित विचार आ गया कि भाई क्या पता मैंने घर की लाइट बंद करी है कि नहीं करी है, ठीक है। तो इस तरह के विचार उसके दिमाग में आ जाते हैं, वो भूल जाता है कि भाई मैंने घर की लाइट वगैरह बंद करी भी है या नहीं करी है, ठीक है। तो उससे वो क्या हो जाता है, भययुक्त माहौल उसकी चारों तरफ स्थिति इस प्रकार की बन जाती है, वो डर जाता है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, यह भी एक न्यूरोटिक डिजीज है जिसमें स्थायी परंतु अनैच्छिक रूप से बार बार विचार आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, अनैच्छिक रूप से, मतलब हम सोच नहीं रहे हैं फिर भी ऐसा विचार हमारे मन में आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूरीवश उस क्रिया को अतार्किक रूप से वह बार बार करता है। यह एक प्रकार का विचार है जो चेतन मन में बार बार आता है, जिससे मन का ईगो भाग जागरूक नहीं होता है। व्यक्ति इस विचार का प्रतिरोध करना चाहता है, लेकिन हठ धर्मिता के कारण उसे नहीं कर पाता है। मतलब वो सोचेगा कि नहीं नहीं मैं तो लगा के आया हूँ, लेकिन उसका मन नहीं मानेगा, ठीक है, उसकी ईगो नहीं मानेगी कि नहीं मैं तो लाइट खिड़की पंखे वगैरह बंद करके ही नहीं आया, ठीक है। चलो इसकी विशेषताएं दे रखी है। इसकी उत्पत्ति 20 वर्ष के बाद में ज़्यादातर होती है, ठीक है। अविवाहित व्यक्तियों में ज़्यादा मिलती है ऐसी समस्या, उच्च आय वर्ग वाले बुद्धिजीवियों में मिलती है, ठीक है। कभी कभी ये जीवन भर बनी रहती है, जीवन पर्यंत बनी रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ कारण दे रखे हैं, जैसे आनुवंशिक कारण वही है, माता पिता में है तो बच्चों में आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा बहुपत्या यानी ट्विंस बेबी है, ठीक है, तो इस तरह की स्थिति में भी इस तरह की समस्या हो सकती है, ठीक है। एक है नाड़ी संवहन संबंधी कारण, यदि व्यक्ति में सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन है उसका स्राव अगर ज़्यादा होता है तो उस व्यक्ति में OCD मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है, जैसे वो हमेशा तनाव में रहता है, ठीक है। तनावपूर्ण अवस्था के कारण घर का वातावरण दूषित है, दूषित का मतलब है तनावपूर्ण, झगड़े वगैरह होते रहते हैं। धार्मिक भावनाओं के कारण स्वच्छता पर ध्यान न देना, स्नान नहीं करना, हाथ पैर नहीं धोना, ठीक है, अपने आसपास गंदगी फैलाना, दो विपरीत संवेगों के बीच अंतर्द्वैत, और हमेशा व्याधि से ग्रसित रहे। इनसे क्या हो रहा है, ये जो सारी जो चीज़ें अभी जो यहाँ पे 9 पॉइंट यहाँ पे जो बताए हैं, ठीक है, तो इनसे थोड़ी ना इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इनसे पता है क्या होता है, इनसे ये होता है कि व्यक्ति हमेशा तनावपूर्ण रहेगा, व्यक्ति हमेशा तनाव के बारे में ही सोचता रहेगा, ठीक है। व्यक्ति हमेशा तनाव के बारे में ही सोचता रहेगा, उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने घर से निकलते वक्त लॉक लगाया है कि नहीं लगाया है, ठीक है। मतलब उसका ध्यान किसी और चीज़ में रहता है इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। यानी वो घर का वातावरण, मतलब घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उससे वो तनाव की स्थिति में है, ठीक है। धार्मिक भावनाओं के कारण, ठीक है। इसके अलावा स्नान नहीं करेगा, ठीक है, तो शरीर उसका गंदा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे OCD उत्पन्न होने की संभावना रहती है, ठीक है। चलो चिकित्सकीय लक्षण, इसमें वो क्या करता है, बार बार हठी विचार आता है, उसके दिमाग में वही विचार आता है बार बार में, ठीक है। इस प्रकार के विचारों से मनुष्य को अपने लाभ हानि का ज्ञान होता है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि उसके हाथ पैर आदि संक्रमित हो गया, इसलिए वह साबुन से बार बार हाथ धोता है, ठीक है। बार बार ही वो होते हैं ना कई लोग, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही कुछ काम करेंगे तो तुरंत हाथ धोएंगे, फिर कुछ काम करेंगे फिर तुरंत हाथ धोएंगे, उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो रहे बार बार में, ठीक है। रोगी हमेशा अवसाद में रहता है। इस विकार में विभिन्न प्रकार के गंभीर उद्वेग उत्पन्न होते हैं। इस व्याधि का प्रभाव उसके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर पड़ता है। अब देखो, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जैसे मान लो अगर वो समाज में अगर ये काम कर रहा है, ठीक है, अगर समाज में उसको इस तरह के अवांछित विचार आ रहे हैं, या जहाँ पर वो व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वहाँ पर उसके अवांछित विचार आ रहे हैं, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये मानसिक रूप से बीमार है ये व्यक्ति, ठीक है। तो समाज में उसका प्रभाव गलत पड़ेगा, ठीक है। चलो, व्याधि के ग्रस्त होने के कारण उसकी समय की बर्बादी होती है,
ठीक है, जैसे मान लो उसको कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना है, उसको यही ध्यान नहीं है मैं लॉक लगा के आया कि नहीं आया, ठीक है, तो वो वापस घर पे जाएगा चेक करने, ठीक है, तो उससे समय की बर्बादी हो रही है उसकी। व्याधि के ग्रस्त रहने के कारण उसकी दैनिक क्रियाओं में धीमापन आ जाता है, ठीक है, वो धीमे धीमे कार्य करता है, ठीक है। चलो चिकित्सा व्यवस्था में क्या करेंगे, वही बिहेवियर थेरेपी का उपयोग करेंगे। रोगी को उचित अनुचित वास्तविकता अवास्तविकता लाभ हानि के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रोगी को सोचने और अपने कार्य करने में सहारा देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चिकित्सालय के सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से वार्तालाप करें, ठीक है, यानी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके वार्ड में और भी जो मानसिक रोगी है, ठीक है, तो सबकी आपस में बातचीत करवाएं, ठीक है। इसका अलावा रोगी के घर का वातावरण कलहपूर्वक न होकर शांत होना चाहिए। रोगी को उद्वेगनाशक अवसादनाशक औषधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। परिचर्या में क्या कर रहे हैं, देखो परिचर्या में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए परिचारक का रोगी के प्रति, ठीक है। मन हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, ठीक है। यदि रोग कम है तो उसे समझाना चाहिए, यदि रोग कम उद्वेगपूर्ण है यानी उद्वेग कम आ रहे हैं, ठीक है, एंजाइटी कम हो रही है, ठीक है, तो उसको समझाना चाहिए। रोगी के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उसको समझाते हुए कार्य करना चाहिए, ठीक है। चलो अगला दे रखा है डिसोसिएटिव रिएक्शन यानी मन विच्छेदन प्रतिक्रिया। चलो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब मन के भाव जैसे चेतना, स्मृति, पहचान, चिंत्य, विचार का धीरे धीरे या अचानक विखंडन होने लगता है, व्यक्ति अपनी चीज़ों को भूलने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, तो इसे मन विच्छेदन प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने जीवन की घटनाएं याद नहीं रहती है, ठीक है, मतलब पुरानी घटनाओं को व्यक्ति भूल जाता है, ठीक है। चलो इस विकार की उत्पत्ति अचानक होती, यह विकार अस्थायी स्वभाव का होता है, इसके कारण कोई शारीरिक आधार नहीं होता बल्कि यह तनाव के कारण होती है, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हो रही है सारी तनाव के कारण हो रही है, ठीक है। कभी कभी इस विकार का संबंध जीवन के दुखद घटना से भी होता है, मान लो किसी को किसी बात का सदमा लग गया, ठीक है, तो उस स्थिति में भी यह प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। चलो कारण दे रखे हैं यहाँ पर, आनुवांशिक कारण है, वही ये माता पिता में हुआ है तो बच्चे में भी हो सकता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारण दे रखा है यहाँ पर, तनावपूर्ण स्थिति में ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिससे लोगों का उनकी तरफ ध्यान आकर्षित हो, ठीक है। बाल्यावस्था में गलत आदत है, ठीक है, तो इन 3 कारणों से ये रोग उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अच्छा चिकित्सकीय क्या लक्षण होते हैं, देखो भाई, मन विच्छेद शब्द स्मृति लोप, ठीक है, ये सबसे पहला लक्षण है। इसमें रोगी किसी महत्वपूर्ण सूचना को पुनः याद नहीं कर पाता जिसका संबंध उसके जीवन के दुखद एवं तनावपूर्ण स्थिति से रहा है, ठीक है, मतलब व्यक्ति जो है अपनी जीवन की महत्वपूर्ण सूचना या महत्वपूर्ण घटना को याद नहीं रख पाता है, भूल जाता है। इसमें व्यक्ति एक निर्धारित समय तक अपनी घटना या सूचनाओं को पुनः याद नहीं कर पाता है। इसमें व्यक्ति कुछ निश्चित बातों को याद करने में ही समर्थ होता है ना, कुछ चीज़ें याद रह पाती है व्यक्ति को, ठीक है, तो ये उन व्यक्तियों के साथ में होता है जो ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ठीक है, तनाव से ये सारी जो चीज़ें हैं वो उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपनी समस्त व्यक्तिगत स्मृतियां एक निश्चित समय के लिए भूल जाता है, चाह कर भी याद नहीं कर पाता है, ठीक है, तनाव में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मनोविच्छेद पलायन, इसमें क्या करता है, व्यक्ति घर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, बिना किसी को बताए अकेला ही चला जाता है, ठीक है। चलो मनोविच्छेदन पहचान में, इस मनोविच्छेदन में एक ही व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व के लक्षण मिलते हैं, मतलब 2 तरह की पर्सनैलिटी मिलती है व्यक्ति में, ठीक है, यानी व्यक्ति एक है भाई, नॉर्मली एक व्यक्ति में एक ही पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति में 2 पर्सनैलिटी मिलेगी। मनुष्य एक ही समय पर एक व्यक्तित्व के अनुसार कार्य व्यवहार करता है और दूसरे व्यक्तित्व के बारे में उसे याद नहीं रहता है, ठीक है, मतलब एक तरफ तो वो समझदार की तरह व्यवहार करेगा और एक तरफ वो ऐसे व्यवहार करेगा जैसे वो पागल है, ठीक है। चलो अगला दे रखा है डीपर्सनलाइजेशन यानी अव्यक्तित्वकरण, ठीक है, इसमें व्यक्ति को बार बार आभास होता है कि उसका मानसिक क्रियाओं से संबंध विच्छेद हो गया, वह अपनी या अन्य की मानसिक क्रियाओं को देख सकता है। मनोविच्छेदन चिन्ह, इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसकी व्यक्तित्व पर किसी अन्य आत्मा का नियंत्रण है, ठीक है, इसका संबंध संस्कृति से होता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि मेरे मन पर किसी और आत्मा का यानी किसी और का कंट्रोल हो गया है, ठीक है,
होता है ना कईयों को, जैसे किसी का कोई देवता वगैरह आता है, ठीक है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है। तो अब इंडिया के अंदर अंधविश्वास की ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट में वही है, सामान्य व्यवहार करें, सलाह दें उसे, सहानुभूति पूर्ण उसको व्यवहार करें, ठीक है, तभी वो इच्छाएं भावनाओं को उभारने का प्रयत्न करें, ठीक है, तनावपूर्ण वातावरण से उसको दूर रखें, ठीक है। वो ये जो सारी चीज़ें अपन इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं। अब बात करते हैं मनोदैहिक विकार, ठीक है, यानी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो इससे इस स्थिति में क्या होता है, देखो, ऐसी स्थिति में जिसमें मानसिक तनाव या भावनाएं शारीरिक लक्षणों को जन्म देती है, ठीक है, यानी ऐसा मतलब ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है जिससे शारीरिक व्याधि उत्पन्न हो गई है, ठीक है, यानी ऐसा मानसिक लक्षण जिससे शारीरिक समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो देखो क्या है, जब आंतरिक दमित संघर्षों के कारण शारीरिक परिवर्तन और शारीरिक रोगों की उत्पत्ति होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मनोदैहिक विकार कहते हैं, ठीक है। यानी नाम से ही पता लग रहा है, मन और दैहिक, मन यानी मन के विकार, तो मन के विकारों से क्या उत्पन्न हो रहा है, देह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई ज़्यादा तनाव में रहता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई ज़्यादा तनाव में रहता है, ठीक है, तो उसको हाइपरटेंशन हो जाता है ना, बीपी की समस्या हो जाती है उसको, ठीक है, हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है, हृदय रोग हो जाता है उसको, ठीक है। तो इसमें कुछ कारण दे रखे, जैसे जैविक कारणों में दे रखा है, सबसे पहला अंतःस्राव का असंतुलन, हार्मोन का इनबैलेंस, ठीक है। अपन जो तनाव में रहते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि हार्मोन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है लेडीज़ के ऊपर, ठीक है, लेडीज़ के ऊपर फर्क सबसे ज़्यादा, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तनाव का, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है, तंत्रिका संवहन के स्तर में असमानता, आनुवंशिक कारण, ठीक है, इस तरह के कुछ लक्षण आते हैं, ठीक है। इसके अलावा मनोदैहिक कारणों में देखो क्या होता है, व्यक्ति को क्यों उत्पन्न होता है ये रोग, देखो, तो व्यक्ति को हम प्रेरित नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है लेकिन उसको हम प्रेरित नहीं कर रहे हैं, उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, ठीक है, तो उससे ये रोग उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति की भावनाओं में विचलन होना, ठीक है, व्यक्ति की आंतरिक अंतर्द्वंद होना, यानी वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर वो लड़ रहा है अपने आप से, ठीक है। व्यक्ति के आत्मविश्वास का ह्रास होना, कॉन्फिडेंस नहीं है व्यक्ति में, ठीक है, तो उससे ये रोग हो सकता है। व्यक्तियों में काम के प्रति अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की वजह से भी इस तरह की समस्या हो जाती है। अकेलापन जीवन जीता है कोई व्यक्ति, ठीक है, दूसरे व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखने से ऐसा हो जाता है, और व्यक्ति का स्वभाव आक्रामक होता है, ठीक है, उस वजह से भी ऐसा रोग हो जाता है, ठीक है। चलो, सामाजिक कारणों में क्या दे रखा है, व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए समाज से अगर कोई अनुमति नहीं मिले तो उससे वो तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति के जीवन में होने वाली तनावपूर्ण घटनाओं को होना, व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति मान्यताएं न होना, ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो मनोदैहिक विकार के कुछ प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं। तो भाई अगर इस तरह की स्थिति है तो उससे क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो पाचन तंत्र के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे मेद वृद्धि, व्यक्ति मोटा ज़्यादा हो सकता है, होते हैं ना कुछ लोग खाते ज़्यादा है, टेंशन में तनाव में खाते ज़्यादा, मीठा ज़्यादा खाने लग जाते हैं, ठीक है। चलो, तो मेदो वृद्धि यानी व्यक्ति मोटा हो जाता है। आंत्र शोथ, उसके आंत्र में शोथ हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है। अम्ल पित्त, एसिडिटी की समस्या उसे हो जाती है, ठीक है। श्वसन संबंधी विकारों में उसको सांस लेने में परेशानी, श्वास रोग हो जाता है, प्रतिशाय हो जाता है। रक्त संवहन संबंधी में क्या हो जाता है, उसको उच्च रक्तचाप यानी बीपी की समस्या हो जाती है। अर्धअवरोधक यानी उसके आधे सिर में दर्द होने लग जाता है, हृदय रोग हो जाता है उसको, ठीक है। अंतःस्रावीगत विकार में क्या होता है कि मधुमेह का रोग हो जाता है। व्यक्ति होते हैं ना कई लोग जिनको मीठा, वो तनाव में मीठा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उनको मधुमेह का रोग हो जाता है। अनावृत यानी उसके मतलब अगर जैसे मान लो लेडीज़ की अगर ये समस्या है तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है तनाव की वजह से, ठीक है। चलो, अस्थिगत में आमवात, संधिवात हो जाता है। त्वचा संबंधी में शीत पित्त हो जाता है, त्वचा में शोथ हो जाता है, ठीक है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो, इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, तो चिकित्सा में वही है, शारीरिक व्याधियों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। मनोदैहिक विकार में तनाव और उद्वेग से मुक्ति के लिए निम्नलिखित क्रिया करनी चाहिए, जैसे योग चिकित्सा करें, ध्यान लगाएं, रोगी के व्यवहार चिकित्सा का प्रयोग करें, सामूहिक मनोचिकित्सा का प्रयोग करना
चाहिए। ठीक है, चलो परिचर्या में क्या करना है कि रोगी को अपनी बात बताने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए, ताकि वो अपने मन की बात आपसे कह सके। ठीक है, ताकि अपन को ये पता लग सके कि उसकी मन की दशा क्या है, उसको तनाव किस चीज़ से है, और उस तनाव को दूर किया जा सके। ठीक है, रोगी की सभी प्रकार की प्रयोगशालीय परीक्षण में सहायता करनी चाहिए, मतलब जो भी अपन इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करनी चाहिए। रोगी को भावनाओं को समझे, उससे मधुरतापूर्वक व्यवहार करें। ठीक है, रोगी अपने परिजनों से अपनी बात कहने की अनुमति देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ रही है। चलो अगली बात करते हैं, मन उत्तेजक पदार्थों के सेवन से विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जब व्यक्ति कुछ मादक पदार्थ या औषधियों को अधिक मात्रा में सेवन करता है तो उसके कारण तनाव की स्थिति या विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हें मन उत्तेजक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न विकार कहते हैं। ठीक है, यह तनाव औषधि सेवन करने के 12 घंटे के भीतर दृष्टिगोचर होने लगता होते हैं ना। कई लोग नशा वगैरह करते हैं तो उनमें इस तरह की समस्या हो जाती है। तो व्यक्ति को अपनी पारिवारिक स्थिति ठीक प्रकार से, अब ऐसा जो इसके जो लक्षण हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर व्यक्ति इस तरह की अगर स्थिति में रहेगा तो पारिवारिक जो उसके धर्म हैं, ठीक है, पारिवारिक जो उसके कर्तव्य है उनको वो ठीक से नहीं निभा पाएगा। ठीक है, इसके अलावा औषधि को कठिन परिस्थितियों में भी प्रयोग करना, क्या लिख रहा है, औषधियों को कठिन परिस्थितियों में भी प्रयोग करना, अच्छा, मतलब जो उसके उत्तेजना देने वाले, जो मन को उत्तेजना देने वाली जो चीज़ें हैं उनका वो कठिन परिस्थितियों, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो उसको तो वो नशा करना ही करना है। ठीक है, तो इस तरह का लक्षण भी आता है। ठीक है, अच्छा, व्यक्ति जैसे अगर परिवार में अगर अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहा है, ठीक है, तो समाज में भी नहीं निभा पाएगा। ठीक है, सामाजिक समस्याओं के बावजूद वो औषधि का निरंतर सेवन करेगा, वो ये घुमा फिरा के लिख दिया। ठीक है, औषधि सेवन के कारण सामाजिक और कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के लक्षण है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, चिकित्सकीय क्या लक्षण आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे मादक पदार्थों की मात्रा रावर्ती, यानी अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं है कि एक ही प्रकार की वो डोज हमेशा लेता रहेगा, क्योंकि क्या होता है, डोज का अनुकूलन होता रहता है शरीर में। ठीक है, तो पहले वो डोज कम मात्रा में लेता था, फिर उसको ज़्यादा डोज चाहिए। पहले वो शराब 2 गिलास पीता था, फिर उसको 4 गिलास चाहिए, मतलब उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, बात बात में परिवार के सदस्यों से झगड़ा करना, मादक पदार्थों को छोड़ने में असमर्थता। ठीक है, यानी वो व्यक्ति मादक पदार्थों को छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है, स्वार्थपरता कि मन में भावना आना, भावनात्मक कठोर होना। ठीक है, यानी वो फीलिंग्स में कठोर हो जाएगा। ठीक है, उसके आंसू वगैरह नहीं किसी भी दुख की घड़ी में। ठीक है, ध्यान और एकाग्रता की कमी, स्मृति का लोप, उद्वेग की उत्पत्ति। ठीक है, एंजाइटी, बोलते समय हकलाएगा, चलते समय लड़खड़ाएगा, लैंगिक क्षमता में कमी आना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, चिकित्सकीय व्यवस्था में क्या है, मन उत्तेजक पदार्थों से उसको रोकना चाहिए, सेवन करने से रोकना चाहिए, व्यवहारिक चिकित्सा करनी चाहिए, सामूहिक रोगी को समूह मनोचिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और रोगी को मनोचिकित्सा फिर से वही दे दिया। चलो, परिचर्या में औषधि लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, संतुलित आहार, रोज की जांच, शांत वातावरण, शांत रोशनी, ठीक है, पर्याप्त रोशनी वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब लास्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं अपन, मानस रोग में चिकित्सा। तो मानस रोग में जो चिकित्सा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ।
मानस रोगों में चिकित्सा। जैसा कि आपको पता है चिकित्सा दो तरह की होती है, शोधन चिकित्सा। भाई ये तो आपको पता ही है ना, चिकित्सा दो तरह की होती है, मैंने चिकित्सा परिचर्या में बता रखा है आपको। एक तो होती है शोधन चिकित्सा, ठीक है, शोधन बोल दो या संशोधन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, शोधन चिकित्सा, ठीक है। और एक होती है समन चिकित्सा या संसमन चिकित्सा। दो तरह की चिकित्सा होती है, ठीक है। तो संशोधन चिकित्सा जो हो रही है वो हम किसके द्वारा करवा रहे हैं? पंचकर्म के द्वारा करवा रहे हैं, ठीक है, पंचकर्म के द्वारा करवा रहे हैं। और संशमन चिकित्सा जो होती है अपन औषधि से करवाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो औषधि होती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो औषधि होती है उससे करवा रहे हैं। जैसे वटी है, कई सारी वटी आती है, कई प्रकार की, रस है, ठीक है, चूर्ण है, ठीक है, क्वाथ है, ठीक है, अरिष्ट है, आसव है, ठीक है, स्वरस है, स्वरस कल्क वगैरह है, ठीक है। तो उनसे हम क्या करवा रहे हैं? चिकित्सा करवा रहे हैं, ठीक है। देखो संशोधन चिकित्सा में क्या होता है कि रोग का समूल यानी जड़ से नाश होता है, ठीक है। पंचकर्म के बाद में कौन सी चिकित्सा करवाते हैं? संशमन चिकित्सा कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है डायरेक्ट संशमन चिकित्सा करवाते हैं। तो संशमन चिकित्सा में क्या होता है, रोग तो शांत हो जाता है लेकिन उसकी फिर से उत्पन्न होने की संभावना रहती है, ठीक है। इसलिए जब भी चिकित्सा करें तो सबसे पहले संशोधन चिकित्सा करें, पंचकर्मों के द्वारा स्नेहन स्वेदन कराएं, फिर वमन विरेचन वगैरह करवाएं उसका, ठीक है। उसके बाद में संशमन चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। तो मानसिक रोगों के बारे में बात करेंगे हम, अभी आगे आएगा, ठीक है। पेज नंबर 206 पे आ जाओ। लिखा है रोगी की चिकित्सा के लिए दो उपाय हैं, शोधन चिकित्सा, समन चिकित्सा, ठीक है। तो शरीर स्थित विकृत दोषों को विभिन्न क्रियाओं के द्वारा शरीर से बाहर निकालना शोधन चिकित्सा कहलाता है, ठीक है। इसमें पंचकर्म करवाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें रोग होने की संभावना, फिर से रोग होने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। समन चिकित्सा में शरीर स्थित दोषों को साम्यावस्था में लाने के लिए औषधि के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसे हम समन चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें औषधि योगों की विभिन्न कल्पनाएं जैसे वटी, रस, चूर्ण, क्वाथ, अरिष्ट, आसव, ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। मानसिक रोगों का कारण मानसिक दोष रज और तम की विषमता है, ठीक है। रज और तम की विषमता से क्या होते हैं? मानसिक रोग हो जाते हैं, ठीक है। चलो इसमें कुछ मानस रोग की चिकित्सा में कुछ उपक्रम दिए हुए हैं तो उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण, ठीक है। अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। लिखा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। मन के प्रसन्न रहने से शरीर स्वस्थ बना रहता है। अतः आवश्यक है कि मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण से ही मानसिक रोगों के प्रादुर्भाव यानी उनकी उत्पत्ति को रोका जाए। मतलब व्यक्ति को मन से खुश रहना चाहिए, ठीक है। अगर व्यक्ति मन से खुश है, शरीर से खुश है, शरीर से स्वस्थ है, मन से व्यक्ति स्वस्थ है, तो वो क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण कहलाता है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि मानसिक भावों पर नियंत्रण रखें, ठीक है। लोभ नहीं करें, ईर्ष्या ना करें, ठीक है, तनाव में ना रहें, ठीक है। अगर मान लो आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, ठीक है, कि आपको जैसे मान लो आपके धन की हानि हो गई या आपने जो चाहा वो कार्य आपके जीवन में नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में आप तनाव ना करें, ठीक है। तो टेंशन नहीं करेंगे तो फिर मानसिक रोग ही नहीं होगा। इंद्रियों के कर्मों को ठीक प्रकार से संपादित कराया जाए, सम्यक आहार विहार पर ध्यान दिया जाए जिससे मन में विकृति ना आए, मन प्रसन्न रहे, ठीक है। तो ये है मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण, ठीक है। तो हमें दुखी होना है, कोई घटना होती है, ठीक है, कोई घटना होती है तो उस घटना से हमें नॉर्मल रहना है। भाई देखो खुश तो कोई नहीं होता, जैसे मान लो कोई बुरी घटना हो जाती है, ठीक है, तो उससे खुश तो कोई नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नॉर्मल रहे या दुखी हों, ठीक है। दुखी होंगे तो फिर हमें मानसिक रोग होंगे, ठीक है। चलो, सद्व्रत का पालन करना चाहिए, ठीक है।
जो व्यक्ति सद्व्रत का पालन करता है उसे मानसिक रोग होने की संभावना कम रहती है। प्रज्ञापराध का त्याग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मानसिक रोग जो होते हैं वो प्रज्ञापराध से ही होते हैं, ठीक है। तो जिन कारणों से व्याधियां हो रही हैं उनका परिवर्जन या त्याग करना ही व्याधि का चिकित्सा सूत्र कहलाता है। मानसिक व्याधियों में प्रज्ञापराध का त्याग करना ही चिकित्सा है, ठीक है। धी धृति स्मृति के नाश हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कार्य करता है तो उसे प्रज्ञापराध कहते हैं। तो ऐसे कर्मों को त्याग देना चाहिए, ठीक है। चलो, पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। निदान परिवर्जन करना चाहिए, जिनकी वजह से रोग हो रहा है उन कारणों को त्याग देना चाहिए। अगला दे रखा है स्वास्थ्य संरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे दिनचर्या है, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सद्व्रत का पालन करना चाहिए, ठीक है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, रसायन का सेवन करना चाहिए। जो जरावस्था में व्याधियों का नाश करे उसे रसायन कहते हैं, ठीक है। तो जरावस्था यानी बुढ़ापे में जो रोग उत्पन्न होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके प्रतिषेध के लिए रसायनों का सेवन करना चाहिए ताकि बुढ़ापे में रोग उत्पन्न ना हो, शरीर जवान बना रहे, ठीक है। योग का सेवन करना चाहिए, मतलब योग करना चाहिए। अब दे रखा है मनोविकार प्रशमन चिकित्सा। कौन है? तो देखो भाई, मानसिक रोगों की चिकित्सा में 3 चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं, ठीक है। तो पहले नंबर की दे रखी है यहाँ पर देवपराश्रय चिकित्सा, यानी देव आश्रय, ठीक है, देवताओं पर आश्रित होने वाली चिकित्सा, ठीक है, यानी भक्ति में लीन होकर चिकित्सा करवा रहे हम, ठीक है। अगली है युक्ति, अगली है सत्वावजय चिकित्सा। देखो भाई, इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि मतलब जो पूजा पाठ है, धर्म के कार्य है, ठीक है, उनमें व्यक्ति को लीन करके, ठीक है, बोलते हैं ना आचार्य, जो हमारे जो एक महान संत है आचार्य प्रेमानंद जी कहते हैं, ठीक है, कि राधा नाम का जप करो, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों को मानसिक रोग होता है, ठीक है, तो नाम जप वगैरह करने चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो मानसिक रोग है उनमें शांति मिलती है, ठीक है। इसके अलावा युक्ति व प्राश्रय वही है संशमन चिकित्सा, ठीक है, औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और सत्वावजय में क्या होता है कि जो अहितकर चीज़ें हैं, ठीक है, जो अहितकर चीज़ें हैं उनसे अपना ध्यान हटाना चाहिए, ठीक है। चलो दैवापराश्रय की बात करते हैं। जिस चिकित्सा में मंत्र, औषध और मणियों का धारण किया जाता है, मंगल कर्म किए जाते हैं, देवता भूत के लिए बलियाँ चढ़ाई जाती है, हवन किया जाता है, सोच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर भजन आदि के नियमों का पालन किया जाता है, ठीक है। स्वस्तन्य पाठ के द्वारा कल्याण की कामना की जाती है, देवता, पूज्य, गुरु आदि को नमस्कार और तीर्थ आदि में जाकर अपने पूर्वोत्तर कर्मों को दूर करके रोग से दूर करने का प्रयास किया जाता है, उसे देवपराश्रय चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। चलो अगला दे रखा है युक्ति आश्रय, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, आहार और औषधि के द्वारा चिकित्सा की जाती है, ठीक है।
लिखा है नीचे ही नीचे लिखा है कि शारीरिक दोष या रोग देवप्राश्रय एवं युक्ति व प्राश्रय चिकित्सा से ठीक हो जाते तथा मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से शांत होते हैं। ठीक है, अतः आहार औषध चूर्ण वटी रस भस्म आदि की योजना जो देश काल व्यय प्रकृति साथ में मात्रा आदमी का विचार कर दी जाती है उसे हम युक्ति व प्राश्रय चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार की होती है, जैसे स्नेह स्वेदन वमन विरेचन बस्ती दे रखी है, नैश्य दे रखा है, धूम धूपन अंजन, ये सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अपन सत्वाब्द चिकित्सा, पेज नंबर 219 पे मनोविकार की प्रधान चिकित्सा है। इसमें क्या कर रहे हैं, ये जब विशुद्ध मान यानी मतलब विशुद्ध दोषों से यानी दूषित दोषों से जब रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसकी चिकित्सा के लिए एकमात्र उपाय है सत्वाब्द चिकित्सा। इसमें क्या कर रहे हैं कि अहित अर्थों से मन को रोका जाए, मतलब अहितकर चीज़ें हैं उससे मन को रोका जाए, मतलब अगर व्यक्ति तनाव में रह रहा है तो उसको तनाव से दूर रखना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें दे रखे 2 पॉइंट। अहित अर्थों से मन का निग्रह, यानी अहित अर्थ यानी जो उसके लिए अहित है उससे उसके मन को दूर रख रहे हैं, और हित कर्मों में मनोरथ यानी हित कर्म यानी जो उसके लिए अच्छे हैं, जो उसके लिए मन के लिए अच्छे हैं उनमें उसको रद्द कर रहे हैं, यानी उसको लगा रहे हैं। ठीक है, उसके मन को लगा रहे हैं। ठीक है, तो दे रखा है अहित अर्थों में मन निग्रह, अपने शरीर में मन के लिए अहित कर विषयों से मन को हटाना मनोनिग्रह कहलाता है। यह कार्य ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि वीर से ही संभव है। ठीक है, और हितकर अर्थों में लगाने, अपने शरीर और मन के लिए हितकर विषयों में मन को लगाना मनोरथी कहलाता है। ठीक है, सामान्य सी बातें, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आधुनिक चिकित्सा देख लेते हैं लास्ट में। तो एक होती है सम्मोहन विधि, हिप्नोसिस। इस विधि का प्रयोग सार्को काल से ही मानस चिकित्सा में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि निद्रा के समान अवस्था को सम्मोहन कहते हैं। इसमें रोगी को मौखिक संकेतों के द्वारा नितांत स्थिति में लाया जाता है, जिससे उसे आभास कराया जाता है कि वह नींद में है। इस दशा में सम्मोहन करता उस व्यक्ति को जो संकेत देता है निद्रा के जागने के बाद वह वही कार्य, मतलब उसको सम्मोहित कर दिया। ठीक है, अब जो हम उसको निर्देश देते हैं वो वही कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति न चाहते हुए भी जब भी समय मिलता है तो उस कार्य को करने के लिए बाधित हो जाता है। ठीक है, चलो एक दे रखा है मनोविश्लेषण विधि। चलो इसको तो छोड़ो, 2-3 चीज़ें जो आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो एक सम्मोहन विधि लिख देना, एक विद्युत आघात चिकित्सा लिख देना। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा सिर पर रखे हुए इलेक्ट्रोड से निश्चित वोल्टेज की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए, ध्यान रखना समय का ध्यान रखना, 1 सेकंड के लिए दी जाती है। ठीक है, जिससे रोगी तुरंत होश में और आक्षेप में आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक है परामर्श। ठीक, अगर आपसे टिप्पणी पूछ ली जाए कि आधुनिक मत के अनुसार मानसिक रोगों की चिकित्सा के बारे में लिखिए, तो आपको एक तो सम्मोहन विधि लिखनी है, एक आपको विद्युत आघात चिकित्सा लिखनी है, एक आपको परामर्श लिखना है। ठीक है, कि रोगी को परामर्श दें कि क्या हितकर है और क्या अहितकर है, इसका परामर्श दें। ये भी एक आधुनिक चिकित्सा है मानसिक रोगों की। ठीक है, एक दे रखा है सद उपदेश, यानी इसमें रोगी के माता पिता और परिजन उसे एक अच्छे मित्र की तरह उपदेश देते हैं जिससे वह ठीक हो जाता है, उसको समझाते बुझाते हैं। ठीक है, समझाना बुझाना है उसे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में दे रखी है सामूहिक चिकित्सा। इस विधि में रोगी का अतिव्रत लेने के बाद चिकित्सक चिकित्सालय के कर्मियों के साथ रोगी का वार्तालाप कराता है, जिससे उसकी बात सुनकर रोगी प्रभावित होता है, धीरे धीरे चिकित्सक की बात मानने लगता है। ठीक है, तो ये आधुनिक चिकित्सा में जो है वो दे रखा है। इसमें जो टिप्पणी वाला क्वेश्चन आ सकता है, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे आंसर की शुरुआत आप करोगे, ये जो चिकित्सा के बारे में दे रखा है ना, पहले
देवप्राश्रय, युक्तिवप्राश्रय, सत्वावजेट, ठीक है। पहले तो इन 3 के बारे में लिख देना, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक चिकित्सा के बारे में लिख देना, आराम से आपके 2-3 पेज भर जाएंगे, ठीक है। चलो, आपकी ये चिकित्सा, ये जो आपकी मानसिक रोग विज्ञान है वो कंप्लीट होती है, ठीक है आज, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और क्रैश कोर्स भी आपके बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है सेकेंड ईयर का, ठीक है। और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, आप ज़िंदगी में काफ़ी सफल हो। थैंक यू।